आयोवा काउंटी में 911 से बोल रही हूँ। आपकी आपातकालीन स्थिति का पता क्या है? मैं असल में लिली लेक पर हूँ और यहाँ एक लाश जैसी लग रही है। ये एक महिला है और वो सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए है। एक 20 वर्षीय महिला गला घोंटकर मरी मिलती है और जांचकर्ता कातिल की तलाश में हर संभव कोशिश करते हैं। मेलेडी की एप्पल वॉच ने जांचकर्ताओं को बताया कि रात करीब 12 या 12:03 बजे उसकी हार्ट रेट अचानक बढ़ी और तेज आवाज का अलर्ट आया। अरे मुझे अभी अभी यही बताया गया था। एक हत्या थी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या था। उसके पास बंदूक थी। मैंने पूछा इसका क्या करोगे? वो बोला चिंता मत करो। मेरियन, आयोवा में अपराध दर बहुत कम है, बेरोजगारी दर बहुत कम है, गरीबी दर भी बहुत कम है। मेरियन, आयोवा पूर्वी आयोवा में है, ठीक सीडर रैपिड्स के पास। ये मुख्यतः रिहायशी उपनगर है। ये परिवार पालने के लिए एक शानदार जगह है। हमारे शहर के आकार के हिसाब से यहाँ काफ़ी शांति है। लेकिन 18 फरवरी 2024 को 191 एक फोन कॉल उस शांति और सुकून को चीर देती है। आयोवा काउंटी 911, आपकी आपातकालीन स्थिति का पता बताएं। मैं अमाना के लिली लेक पर हूँ। यहाँ कुछ मृत शरीर जैसा दिख रहा है। ठीक है, आप लिली पॉन्ड पर हैं? बिल्कुल वहीं जहाँ पिकनिक एरिया है, पवेलियन के पास। वो महिला है और सिर्फ अंडरवेयर पहने हैं। क्या वो सांस ले रही हैं? ऐसा नहीं लग रहा है। क्या उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है? वो पेट के बल लेटी हुई है। मैं वहाँ किसी को भेजती हूँ, ठीक है? 18 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे आयोवा काउंटी शेरिफ कार्यालय को लिली लेक पर 911 कॉल मिली, जैसा कि इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें बताया गया कि झील के किनारे एक महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो आपने कहा वो पेट के बल है? हाँ, वो पेट के बल है। क्या उसके आसपास और कुछ है? नहीं, लेकिन उसकी पीठ पे कई निशान हैं, जैसे किसी ने काटा हो। मुझे शक है कि शायद यौन शोषण भी हुआ हो। इस तरह का अपराध हमारे समुदाय, ग्रेटर लिन काउंटी और साथ ही आयोवा राज्य के नागरिकों के लिए वाकई काफी चौंकाने वाला था। हम यहाँ ऐसा कभी नहीं देखते। जांचकर्ता वहां पहुंचे, इलाके को टेप से घेरा और जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि उसकी पीठ पर कटने के निशान और चाकू के घाव थे और ऐसा भी लग रहा था कि उसका गला घोटा गया था। उसकी पीठ पर कटने के निशान लगभग एक्स के आकार में थे। उसकी एक और चोट थी, उसकी बीच वाली उंगली पर कट और उसके चेहरे के बाएं हिस्से पर एक चोट का निशान था। जांचकर्ताओं ने देखा कि उसकी कलाई और गर्दन के चारों ओर बंधन के निशान दिखाई दे रहे थे। पीड़िता के पास पहचान पत्र नहीं था, इसलिए जांचकर्ताओं को उसकी पहचान के लिए अन्य तरीके अपनाने पड़े। उन्होंने उसकी एक उंगली में उसका नाम लिखी क्लास रिंग देखी। इससे साबित हुआ कि 20 साल की मेलेडी हॉफमैन ही उनकी पीड़िता थी। इस मामले में मौत का कारण गला घोटना था। मेलेडी हॉफमैन की गर्दन के चारों ओर रस्सी के निशान इतने गंभीर थे कि वही उनकी मौत का कारण बने। लेकिन कौन मेलेडी हॉफमैन की हत्या करना चाहेगा, जो एक युवा और वयस्कता की ओर बढ़ रही थी? वो मेरियन में रहती थीं और हाई स्कूल पास थीं। वो मज़ेदार, मिलनसार और बहुत भरोसेमंद इंसान थीं। वो अपनी मां मेगन हॉफमैन के साथ रहती थीं। क्या ये तुम्हारा खुशी का डांस है क्योंकि तुम्हारे डैडी घर आ गए हैं? मेरे पति तीजे और 2 बेटियां हैं। मेलेडी, उसका जन्म 9 दिसंबर 2003 को हुआ था और एली का जन्म 5 सितंबर 2017 को मृत अवस्था में हुआ था। मेरा मेलेडी के साथ रिश्ता बहुत ही करीबी था। हम कभी बात करने से नहीं डरते थे। वो मुझे सब कुछ बता देती थी, चाहे मैं जानना चाहूँ या नहीं। ये एक बहुत ही करीबी और ख़ास रिश्ता था। जब मेलेडी छोटी थी, वो बस जिज्ञासु थी। उसमें कोई डर नहीं था।
मेलेडी को हल्की बौद्धिक अक्षमता थी। वह कुछ भी कर सकती थी। उसे बस शायद थोड़ी और निर्देश या मार्गदर्शन की ज़रूरत होती थी। लेकिन जैसे ही वो समझ जाती थी कि आप उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसे कर लेती थी। उसे अपना जूनियर और सीनियर साल बहुत पसंद था। दोस्तों से मिलना, शिक्षकों के साथ समय बिताना और उनसे बात करना उसे अच्छा लगता था। मैं कहूँगी कि वह वयस्कों के साथ बातचीत में बहुत खुश रहती थी। जल्दी से मुड़ जाओ। नहीं 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 नहीं, मुस्कुराओ। यहाँ सारे साथ हैं। अपना हाथ अपनी कमर पर रखो। वो जानवरों, बच्चों और शिशुओं से बहुत प्यार करती थी और बस सभी की परवाह करती थी। मेलेडी की हत्या बहुत हिंसक थी। चोटें साफ तौर पर एक ही चीज की ओर इशारा करती हैं। यह निजी रंजिश का मामला था। चोटों में खुद ही जुनून झलकता है। वे काफी भयानक है और जिसने भी ये किया वो मेलेडी को जानता था और उसके साथ कोई समस्या थी। अपराध स्थल खुद ही जांचकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण सुराग देता है। लिली पॉन्ड एक छोटा सा पार्क है जिसमें घास कटी हुई जगह, एक मंडप, कुछ पुराने पेड़ हैं और फिर एक बड़ा तालाब है जिसके पास मेलेडी का शव मिला था। अपराध स्थल खुद में ही थोड़ा एकांत है। मैंने अपना ज़्यादातर जीवन यहाँ बिताया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये जगह वहाँ है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था और इस जगह को जानता था। जांचकर्ता मेलोडी की जांच में एक और सुराग पाते हैं। मेलेडी हॉफमैन उन कटे हुए घावों से सक्रिय रूप से खून नहीं बहा रही थीं। वो छुरे के घावों से भी सक्रिय रूप से खून नहीं बहा रही थीं। संभावना है कि वह पहले गला घोटा गया था, जिसका मतलब है कि उसका दिल रुक गया होगा। इससे जांचकर्ताओं ने यह मानना शुरू किया कि बहुत मुमकिन है कि शायद कुछ और जगह पर हुआ हो। जांचकर्ताओं को सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो आखिरी बार किसके साथ थी। यही शुरुआत में आपकी सबसे बड़ी सुराग होगी। मुझे अपने पर्यवेक्षक लेफ्टिनेंट फोर्ट का फोन आया। उन्होंने बताया कि मेगन हॉफमैन पुलिस विभाग आई और रिपोर्ट की कि मेलेडी लापता है। जांचकर्ता मेगन से पूछते हैं कि उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी मेलेडी से कब बात की और कब देखा। 17 फरवरी को लगभग 11 बजे का समय था। मैं अपने फ़ोन पर खेल रही थी और मुझे एक नोटिफिकेशन मिला कि वो उस इलाके से बाहर चली गई है जिसे मैंने लाइफ 360 ऐप में हमारे घर के रूप में सेट किया था। उसने कहा था वो लौटेगी और दरवाज़ा खुला छोड़ना। रात 11:30 बजे मैं दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उठकर बंद कर दिया और उसे कहा कि मुझे मैसेज या कॉल कर देना। जब वो घर आएगी तो मैं उठ जाऊंगी और दरवाज़ा खोल दूंगी और उसे अंदर आने दूंगी। और फिर थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गया। मैंने सोचा वो बच्ची है और दोस्त के साथ समय बिता रही है। फिर मैंने उसे संपर्क किया और देखा कि उसके फ़ोन की लोकेशन कुछ बार बंद हो गई थी। मैंने उससे लोकेशन ऑन करने को कहा, उसने कर दिया। मुझे लगता है वो रात का समय था। मुझे स्नैपचैट से मैसेज आने लगे। वो कह रही थी दरवाज़ा खोलो, मैं रास्ते में हूँ, नीचे सड़क पर एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मुझे पता था कि उसका वहाँ कोई दोस्त नहीं है और कुछ तो गड़बड़ थी। फिर मुझे वो वीडियो मिला जो उसने शाम को पहले पोस्ट किया था। वो मुझे सीधे भेजा गया। मुफ्त तोहफा है मेरे लिए, क्यों नहीं? उन्हें मेरी ऊर्जा चाहिए, काट दो, महसूस होने दो। मैं कुछ नहीं करूंगा अगर समझ ना आए, मैंने उससे कहा। हाँ, मैंने वो पहले ही देख लिया था, चलो घर आ जाओ। उसके बाद जब मैं लाइफ 360 ऐप पर देख रही थी, उसकी लोकेशन फिर से बंद हो गई। मैंने उसे दोबारा चालू करने को कहा, वो कभी दोबारा चालू नहीं हुई। मैंने और भी मैसेज भेजे जैसे हेलो, मुझे जवाब दो, मुझसे बात करो, क्या कर रही हो। फिर मैं बस वहीं लेटी रही। मैं अभी भी बिस्तर पर थी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई और फिर 3:13 बजे सुबह हमें उसके फ़ोन से एप्पल अलर्ट का एक SOS मैसेज मिला जिसमें कहा गया कि एक क्रैश डिटेक्ट हुआ है। एक आपके फ़ोन से कॉल आई है कि शायद आपका एक्सीडेंट हुआ है। हमारे रिस्पॉन्डर्स आपकी GPS लोकेशन पर जा रहे हैं। सक्षम हो तो वापस कॉल करें।
ये दुर्घटना का पता चलने वाला अलर्ट है, जिसका मतलब है कि फोन पर किसी तरह का बहुत तेज झटका लगा है। तो आपके पास ये अजीब टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो आपकी बेटी जैसे नहीं लगते। आपने लोकेशन परमिशन बंद कर रखी है, आपको एक ही वीडियो बार बार मिलता है और आपको दुर्घटना का पता चलने वाला अलर्ट भी आता है। ये सारी बातें किसी भी माँ को घबरा देने के लिए काफी है। कि आपका बच्चा कहाँ है? क्या वे सुरक्षित और ठीक हैं? मैं उम्मीद कर रही थी कि ये बस फोन कार की छत पर रह गया और वे गाड़ी लेकर चले गए। इस फीचर पर मैंने जाना कि उसने हम 4 लोगों को सेट किया था, जिनमें से एक उसकी आंटी डेजी थी। तो जब वो मैसेज गया वो डेजी के पास भी गया और डेजी ने मुझे तुरंत मैसेज भेजा और पूछा कि क्या मेल मेरे साथ है, और मैंने कहा नहीं। वो और उनके पति उस क्रैश साइट पर गए जो मैप लोकेशन एप्पल ने हमें भेजी थी, और वे वहाँ किसी कार एक्सीडेंट या कुछ और ढूंढ रहे थे। तब तक सुबह करीब 3:30 या 3:45 हो चुके थे। वे पहुँचे, मुझे कॉल किया और बोले यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दिख रहा। मेल से संपर्क करने की कोशिश जारी रखो, और मैं कर भी रही थी। मैं उसे कॉल कर रही थी और मैसेज भी कर रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लगा कि अगर मैं उसका आईपैड ले लूं और अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट करूं तो उसका फाइंड इस्तेमाल कर सकती हूं। उसके आईपैड पर मेरा एप्पल डिवाइस फीचर इस्तेमाल करके उसके फ़ोन पर अलर्ट भेज सकती हूं। फिर मैं उस जगह पर जाऊंगी जहां से एप्पल ने अलर्ट भेजा था। मैं वहां पहुंची और लगा कुछ सुना है, क्योंकि खिड़की थोड़ी खुली थी। तो मैंने खिड़की पूरी तरह से नीचे कर दी और मैंने उसे बार बार चलाया और मैं कुछ सुन पाई। तो मैं अपनी कार से बाहर निकली और सड़क के किनारे चलने लगी। जैसे जैसे मैं पास गई आवाज़ तेज़ होती गई, जिससे पता चला मैं सही दिशा में हूँ। मैं बार बार बजाती रही। मैं उससे थोड़ी दूर थी और मैंने नीचे देखा तो मुझे एक चमक दिखाई दी। मैं पास गई तो उसका फ़ोन सफ़ेद लाइन पर उल्टा पड़ा था। तो मैंने फ़ोन उठाया और सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि अरे ये टूटा हुआ है। पीछे पूरी तरह टूट चुका था, सामने की स्क्रीन पर दरारें थीं, फिर भी वो इस्तेमाल हो सकता था। मैंने देखा कि उस फ़ोन पर कोई कवर नहीं था। मैं ये बात बहुत सख्ती से मानती थी। मेलेडी जानती थी कि अगर मैं उसके फ़ोन के पैसे दे रही हूँ तो उस पर कवर होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी देर इधर उधर देखा, मुझे फ़ोन का कवर नहीं मिला। फिर मैं वापस अपनी कार में आ गई। फिर मैं खुद मैरियन पुलिस स्टेशन गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मुझे नहीं पता कि ये एक माँ की भावना थी या कुछ और, लेकिन हमें उस समय ही पता चल गया था कि कुछ गलत है जब उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने मेलेडी को ढूंढ लिया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सबसे बुरी खबर है जो आप कभी सुन सकते हैं। उस पल के बाद बहुत कुछ धुंधला हो गया था। आज रात लोग मैरियन की एक महिला को याद करने के लिए इकट्ठा हुए। जांचकर्ताओं का कहना है कि उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रियजनों ने आज रात 20 वर्षीय मेलेडी हॉफमैन के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। हमने पार्क में मेलेडी के लिए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि सभा की और ये सभी के एक साथ आने का एक मौका था। मित्रों और परिवार ने आज रात मैरियन के वानेट पार्क में श्रद्धांजलि सभा की। 60 से अधिक लोग हॉफमैन को याद करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने उनकी जिंदगी की कहानियां और अपनी प्यारी यादें साझा की जो अब भी उनके पास हैं। सभी का समर्थन मिलते देखना वाकई बहुत अच्छा लगा। जनवरी 2024 में मेलेडी का शव मिलने से करीब 1 महीना पहले मेगन ने वो परेशान करने वाला टेक्स्ट मैसेज रिपोर्ट किया था जो मेलेडी को मिला था। मेलेडी को भेजा गया टेक्स्ट एक अनजान नंबर से आया था। ये धमकी भरा मैसेज था कि वे उसे मार डालेंगे। पुलिस हमेशा उसकी रक्षा नहीं कर सकती और वे उसके घर को लाल रंग से रंग देंगे, यानी वे उसे काट डालेंगे या उसके साथ कुछ भी करेंगे। जिस व्यक्ति ने उसे ये भेजा उसने उसे अश्लील नामों से पुकारा, उसका अपमान किया और उसे तथा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। मेरियन, पुलिस ने जांच की कि वो व्यक्ति कौन था जिसने टेक्स्ट भेजा, लेकिन वो संदेश एक अस्थायी फोन से भेजा गया था और इसलिए उसका पता उस समय किसी तक नहीं लगाया जा सका। जांचकर्ताओं को यह पता लगाना जरूरी है कि यह धमकी भरा संदेश किसने भेजा, क्योंकि हो सकता है कि वही उसका हत्यारा हो। तो वे मेगन से पूछते हैं कि उसके अनुसार मेलेडी के साथ उसकी हत्या की रात आखिरी बार कौन था। मैंने उन्हें बताया मैकिनली,
मुझे पता था कि वो मैकिनली ही था। मेरे मन में कभी कोई शक नहीं था। तो जासूस 23 साल के मैकिनली लुइजमा और मेलेडी के साथ उसके रिश्ते की जांच शुरू करते हैं। वो उसका पहला गंभीर बॉयफ्रेंड था। वे दोनों असल में नवंबर 2023 में फेसबुक डेटिंग पर ही मिले थे और उनका रिश्ता बहुत जल्दी एक डेटिंग रिलेशनशिप में बदल गया और ऐसा रिश्ता बन गया जहां मिस्टर लुइजमा मेलेडी के अपार्टमेंट में उसकी मां की मौजूदगी में रात भी रुक सकते थे। वे दोनों बहुत करीब आ गए और मेलोडी जल्दी ही उनसे जुड़ गई। मेलोडी और मैकिनली का रिश्ता काफ़ी अच्छा था। वो अक्सर आसपास रहते थे, तो मेरा भी उनसे मिलना जुलना होता था। वे हमेशा साथ रहते थे। मैंने कभी उन्हें बहस या लड़ते नहीं देखा, ना ही उनके झगड़े के बारे में सुना। वे हमेशा अच्छे से रहते थे। रिश्ते में आगे चलकर मैकिनली ने वादा किया था कि वो मेलोडी से मिलने जाएगा, लेकिन आखिरकार वो नहीं आया और जैसा कि लोग कहते हैं उसने मेलोडी को इग्नोर कर दिया। यही वजह थी कि मैकिनली और मेलोडी के बीच ब्रेकअप हो गया। उसने इसे सहजता से नहीं लिया। मेलोडी हॉफमैन और मैकिनली लुइजमा का दिसंबर 2023 के अंत में ब्रेकअप हो गया था। वे अपने रिश्ते को सुलझाते हुए बातचीत करते रहे, जिसमें मिस्टर लुइजमा का सामान उन्हें लौटाना भी शामिल था। करीब 7 जनवरी के आसपास मेलोडी और मैकिनली लुइजमा के बीच एक खासा तीखा मैसेज आदान प्रदान हुआ था, जिसमें मेलोडी ने वास्तव में मिस्टर लुइजमा का सामान फेंकने की धमकी दी थी। आखिरकार उन्हें वो सामान मिल गया, लेकिन बहुत जल्दी, दरअसल उसी दिन, मिस हॉफमैन को एक अनजान नंबर से बहुत धमकी भरा और डरावना मैसेज मिला। जांचकर्ताओं को पहले मैकिनली लुइजमा को ढूंढना होगा, फिर पूछताछ के लिए बुलाना होगा। हमें उसका पता नहीं था, इसलिए हमने उसे और उसकी कार को ढूंढना शुरू किया। मैकिनली लुइजमा की कार एक नीली 2007 होंडा अकॉर्ड थी। सीडर रैपिड्स पुलिस ने तलाश शुरू कर मैकिनली की गाड़ी हायावाथा के ट्रेलर पार्क में पाई। उन्होंने हमारे विभाग को फ़ोन किया और हमने उस वाहन को जब्त कर लिया और उसे हमारे पुलिस विभाग में ले आए। हमने वाहन के लिए सर्च वारंट के लिए आवेदन किया ताकि कार में मौजूद किसी भी तरह के सबूत को ढूंढा जा सके। जांचकर्ताओं के सर्च वारंट का इंतजार करते समय मैकिनली लुइजमा ने मेरियन पुलिस विभाग को फोन कर पूछा कि क्या उनकी कार उनके पास है। वो मेरियन पुलिस विभाग अपनी मर्जी से आया जब किसी ने उसे लिफ्ट दी और फिर उससे पूछताछ शुरू हुई। कल हम एक हत्या के मामले में शामिल हुए और आपकी गाड़ी इस मामले में जांच के दायरे में आई, इसलिए हम आपसे बात करना चाहते थे। बस आपको थोड़ा सा आधार देने के लिए कि हम किस बारे में जांच कर रहे हैं। हम मेलोडी हॉफमैन से जुड़े एक मामले की जांच कर रहे हैं। लगता है आप दोनों कुछ समय तक डेट कर चुके हैं। हाँ, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने उनसे कब बात की थी? मेरी उनसे आखिरी बार फोन पे बात हुई थी। उन्होंने बुलाया, लेकिन मैंने कहा जब तक तुम्हारी माँ वहाँ नहीं होंगी मैं नहीं आऊँगा, जैसा मेरी माँ ने कहा था। तो आपने शुक्रवार या शनिवार को उनसे मुलाकात नहीं की थी? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता मेरी गर्लफ्रेंड को ये ठीक लगेगा कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रास्ते में हूं। और फिर वो बोली तुम आ रहे हो। मैं उसे भरोसा दिला रहा था कि आ रहा हूं, जबकि असल में बहाने बना रहा था। मेलोडी हमेशा उन बातों को नहीं समझ पाती थी जो उसके आसपास के दूसरे लोगों के लिए साफ थी। तो मेगन देख रही थी कि मिस्टर लुइजमैन जब कहते थे तब नहीं आते थे। वो उसे इंतजार करवाते थे और अक्सर उसे इग्नोर कर देते थे। और मेगन ने आखिरकार मेलोडी से कहा, तुम्हें उससे बात करनी होगी। तुम लोगों ने ब्रेकअप करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और मेरा ज्यादा ध्यान बच्चे पर और एक पिता बनने पर था और उसे ये पसंद नहीं आया। जांचकर्ताओं को मैकिनली की दूसरी प्रेमिका का नाम पता चलता है, निकिया स्लोबोडा। मिस्टर लुइजमा की लगभग 4 साल तक ऑन और ऑफ गर्लफ्रेंड रही थी, जो मेलोडी हॉफमैन की हत्या से पहले तक थी। मिस्टर लुइजमा और मिस लबोडा बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने जुलाई 2023 में ब्रेकअप कर लिया था और अलग हो गए थे। जब मिस्टर लुइजमा ने मेलोडी हॉफमैन से मुलाकात की और डेटिंग शुरू की, तब वे दोनों साथ नहीं थे। दिसंबर 2023 में ही मिस्टर लुइजमा और मिस लबोडा फिर से एक साथ आए थे, और इसका एक कारण ये भी था कि मिस लबोडा प्रेग्नेंट थीं।
जांचकर्ता बातचीत को फिर से मैकिनली लुइजमा की कार की ओर मोड़ते हैं। क्या आप इसे किसी के साथ साझा करते हैं या ये सिर्फ आप ही है? मेरा मतलब है सिर्फ मेरी ही है, लेकिन कभी कभी मैं किसी और को भी चलाने देता हूँ। आपने आखिरी बार कब किसी को अपनी कार चलाने दी थी? वो रविवार था, रविवार की रात। वो कौन हो सकता है? मैं उस आदमी को अच्छी तरह से नहीं जानता। उसने जांचकर्ताओं से कहा कि पूरी रात उसकी गाड़ी उसके पास थी, सिर्फ 45 मिनट के लिए, जब उसने गाड़ी किसी और को दी थी। याद है कब उसने ऐसा किया था? मैंने ट्रेवर को उठाया था। 11 बजे तुम उसे वापस लाए और फिर तुम और ट्रेवर ने खेलना शुरू किया। ट्रेवर वाइस पास के एक शहर के एक लोकल बार में काम कर रहा था और मैकिनली उसे लेने और घर छोड़ने के लिए गया था। ट्रेवर उसी ट्रेलर पार्क में रहता था जहां नाकिया और मैकिनली थे। उसने बताया कि वो रात में ज़्यादातर समय दोस्त के साथ घर पर वीडियो गेम खेल रहा था और कार भी किसी को 30-45 मिनट के लिए उधार दी थी। इसके अलावा वो घर पर रहा और शाम को मेलोडी से संपर्क नहीं हुआ। मुझे शायद आपको हमारी स्थिति बतानी चाहिए। दुर्भाग्यवश लगभग 24 घंटे पहले मेलोडी मिली थी। दुर्भाग्यवश वह मृत मिली। हाँ, और इसलिए हम अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। क्या ये कोई दुर्घटना हो सकती थी या फिर इसे किसी तर्क संगत तरीके से समझाया जा सकता है? क्या आपकी उसकी गुमशुदगी या मौत से संबंध था? आपका नहीं था, ठीक है। क्या आपको पता है किसने किया? वो नहीं, सच में, सच हम दोस्तों। मिस्टर लुइजमा ने मेलोडी हॉफमैन की गुमशुदगी या हत्या में शामिल होने और उस रात उनके साथ होने से भी इनकार किया। क्या ट्रंक में, पिछली सीट पर, आगे की सीट पर या कहीं भी उसके कपड़े या उससे जुड़ी कोई चीज या सामान मिलेगा? वहां बस एक बैग था। मुझे नहीं पता, वो मेरी गर्लफ्रेंड का कचरे का बैग है क्योंकि हमने खरीदा था। सीडर रैपिड्स, कचरा, मुझे याद नहीं आप उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो एक हरा बैग है। तुम्हें क्यों लगता है कि मेलोडी का सामान उसमें है? मैंने नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कोई सामान उसमें नहीं है। जब तुम बाहर गए थे तो बैग पहले से ही कार में था? हाँ, वो कार की पिछली सीट पे था। पीछे की सीट पर? और मेरा मतलब है पीछे के ट्रंक में। करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद मैकिनली और बात नहीं करना चाहता था और पुलिस विभाग में ही रुका रहा। जैसे ही जासूस मैकिनली को पुलिस स्टेशन में रखते हैं, जांचकर्ता उसकी कार की तलाशी के लिए वारंट लेते हैं। हमने लुइसमा की कार के चारों ओर सबूत या तुरंत दिखने वाली चीज़ें देखने के लिए घूम कर देखा। जब हम ऐसा कर रहे थे तो ट्रंक पर ठीक चाबी के छेद के ऊपर खून का एक छोटा सा धब्बा था। कम से कम देखने में तो खून जैसा ही लग रहा था। हमने तय किया कि हम ट्रंक खोलेंगे ताकि देख सकें कि उसके अंदर क्या है। हमने ट्रंक के बाएं तरफ हरा कचरा बैग देखा। हमने कचरे का बैग खोलना शुरू किया और उसमें डक्ट टेप के एक लूप से चिपके हुए बालों का एक गुच्छा जैसा कुछ दिखाई दिया। वैसे ये एक चीज है जिसका हम यहाँ लॉ एंड क्राइम में इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं या सोशल मीडिया पर कुछ डालते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसे ओपस क्लिप कहा जाता है। ओपस क्लिप एक ऑल इन वन एआई एडिटर है जिससे किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो काटना, बनाना और अपलोड करना आसान होता है। एआई के जरिए ओपस क्लिप बी रोल जनरेट करता है, फुटेज को रीफ्रेम करता है और यहां तक कि ऑडियो को भी क्लीन करता है। ये बहुत आसान है। आपको बस opus.pro/primecrime पर जाना है। आप साइन अप करते हैं, आप अपलोड करते हैं और कुछ ही मिनटों में आपके पास पूरी तरह से एडिट किए गए क्लिप्स तैयार हो जाते हैं जो टिकटॉक, शॉर्ट्स, रील्स के लिए बिल्कुल सही हैं। ओपस क्लिप सच में आपका वन स्टॉप शॉप है। ओपस क्लिप जैसे टूल से प्रोड्यूसर वायरल कोर्टरूम अपडेट्स तुरंत दे सकते हैं। ये पावरफुल टूल्स आपके आइडियाज शेयर और प्रोफेशनल एडिटिंग में मदद करते हैं। opus.pro/prime या opus.pro/primecrime जाएं, 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल और 50% छूट पाएं। हरे रंग की कचरे की थैली में कई सबूत थे। उसमें मेलोडी के कपड़े थे जिन पे खून लगा हुआ था। उसमें और भी डक्ट टेप था जिस पे खून लगा हुआ था। उसके बाल, पैंट, जूते और एप्पल वॉच की कलाई पट्टी पर खून लगा था। वहाँ वॉलमार्ट की रसीदें थीं। वहाँ 2 मछेते के पैकेजिंग भी थी। उन्हें मेलोडी हॉफमैन का फोन कवर और एक पैराकॉर्ड मिला जिसे वे मानते हैं कि संभवतः उसी से उसका गला घोटा गया था। ये सबूत मैकिनली के लिए और भी बुरा नहीं हो सकता था। ये उसकी कार है। ये उसकी कभी-कभी साथ रहने वाली गर्लफ्रेंड है।
ये वो चीजें हैं जिन पर खून लगा हुआ है और जो असल में एक किडनैपिंग ग्रैब बैग जैसी लगती हैं। एजेंट रायन मुझे तस्वीरें भेज रहे थे ताकि जान सकें क्या मैं उन्हें पहचान सकती हूँ। मुझे लगता है पहली तस्वीर मुझे मेलोडी के फ़ोन कवर की मिली थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था। हरे कचरे के बैग में 2 जोड़ी ओज़ार्क ट्रेल के दस्ताने भी थे जिन पर खून लगा हुआ था। जब जांचकर्ता मकिनली की डिक्की में मिले सबूत डीएनए जांच के लिए भेज रहे थे, तभी उसने फिर से जासूसों से बात करने के लिए कहा। इसके बाद उसने स्पेशल एजेंट केडली के साथ एक और इंटरव्यू लिया। समझा कि आप थोड़ी और बात करना चाहते थे। ठीक है, अच्छा, बात करने के लिए कुछ बातें हैं, चलिए उन्हें सामने रखते हैं, ठीक है? हाँ, तो पहली इंटरव्यू काफी हद तक सही है, लेकिन उसमें कुछ बातें सिर्फ परिवार और गर्लफ्रेंड की सुरक्षा के लिए छोड़ी गई, ठीक है? आपको किसकी चिंता है? जिस इंसान ने ये सब किया, और वो कौन है? वो लड़का नहीं है जिसके साथ मैं था। दूसरे इंटरव्यू में लुइस की कहानी बदल गई। हमारा पूरा प्लान था कीचड़ में जाने का, मेरे दोस्त के साथ, मेरे अकाउंटेंट के साथ। असल में बस वही लोगन था। और कौन जा रहा है? जिस नाम से वो जाना जाता है वो है डकोटा। डकोटा और लोगन अपने अंतिम नामों से जाने जाएंगे। आप जानते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, मैं उन्हें लगभग उनके पहले नाम से जानता हूँ। अगर आप नहीं जानते, मडिंग में ट्रक या एटीवीज को कीचड़ भरी जमीन जैसे दलदल, पगडंडियों व खेतों में ऑफ रोडिंग के लिए ले जाते हैं। योजना है डकोटा और लोगन के साथ मडिंग जाना। तो मैंने उसे मेल को मैसेज किया और कहा, अरे मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। उसने कहा, क्या तुम 11 बजे से पहले यहाँ आ सकते हो? तो मैंने कहा, हाँ मैं आ सकता हूँ। मुझे 1 सेकंड दो, मैं दूर हूँ। वहाँ जाकर मैंने उसे उठाया। उसने पूछा, योजना क्या है? मैंने कहा, जब मैं डकोटा छोड़ दूंगा तब तुम मेरे साथ रात बिताने चलोगी। जब तुमने उसे उठाया, क्या डकोटा तुम्हारे साथ था? हाँ, वो मेरे साथ था। तो सिर्फ तुम दोनों थे और तुमने उसे 11 बजे उठाया? बाद में उसने माना कि वो मेलोडी से मिलने जा रहा था और उसने उसे एक और व्यक्ति डकोटा वैन पैटन के साथ उठाया था। वो बस पीछे बैठी थी, म्यूजिक का मजा ले रही थी और हम बस बातें कर रहे थे, कितना मजेदार था। लेकिन डकोटा कुछ अजीब सा लग रहा था और मैंने कहा, अरे तो तुम मुझे अमेज़न से क्या दिला रही हो? और वो मुझे बता रही थी कि वो मेरे लिए कुछ कपड़े मंगवा रही है। अगर मैं चाहूँ तो वो मेरे लिए नया PlayStation 5 ऑर्डर कर सकती है। फिर उसने कहा, वाह, तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे कि तुम उस पर इतना खर्च कर रही हो। उसने कहा, हाँ, वो मुझसे प्यार करती है। फिर बोला, ठीक है, थोड़ा घूम सकते हैं। और फिर मामला तब बदल गया जब उसने उससे बहस शुरू कर दी। तो उसने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, क्योंकि वो गाने की शिकायत कर रही थी। मैंने कहा, भाई शांत हो जा। फिर वो बाहर गया, पेशाब किया और फिर मेरी ड्राइवर साइड पे आ गया। फिर उसने खिड़की पर दस्तक दी और तभी उसने कहा, बाहर निकल। और मैंने कहा, ठीक है। और तभी उसके पास बंदूक थी और मैंने कहा, तुम इसका क्या करोगे? उसने कहा, चिंता मत करो, वो खराब है। मिस्टर लुइज़मा ने बताया कि वे सबसे पहले मॉर्गन क्रीक पार्क गए, जो उनके घर के पास था और जहां वे मेलोडी हॉफमन के साथ पहले जा चुके थे। उसने कहा कि मैं चाहता हूं बाकी सब बाहर निकल जाए। फिर उसने मुझसे कहा कि डिक्की खोल लो। तो मैंने अपनी डिक्की खोली और फिर उसने मुझसे कहा कि टेप निकालो और उसके हाथ टेप से बांध दो। मैंने कहा, नहीं, मैं उसके हाथ टेप से नहीं बांधूंगा। और फिर उसने बंदूक ली और मेरे सिर के पास लगा दी और उसने कहा, बस कर दो। मैंने उसके हाथ पर डक्ट टेप लगाई। उसने पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वो कह रहा था उसके पास पैसे हैं क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर खर्च करने को तैयार है। मैंने कहा, नहीं, उसके पास नहीं है। मैकिनली ने बताया कि वो मेलोडी के साथ पीछे बैठा था। तभी डकोटा ने कथित तौर पर उस पर बंदूक तान रखी थी। एक मौके पर मैकिनली कहता है कि उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और डकोटा ने उसकी क्लिक की आवाज़ सुनी और तभी वो मेलोडी को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसने कथित तौर पर उसकी उंगली काट दी। मिस्टर लुइज़मा ने बताया कि मॉर्गन क्रीक पार्क में मिस्टर वैन पैटन मेलोडी हॉफमैन से नाराज हो गए और उस पर हमला कर दिया। वो पीछे की तरफ गया और फिर उसने उसे मारना और घूंसे मारना शुरू कर दिया। वो ऐसे कबूलनामे कर रहा था जो सिर्फ कोई मौजूद व्यक्ति ही जान सकता था।
वो बोली बब्बी तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं रोते में बोला मैं नहीं कर रहा, वो मुझे मजबूर कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा अगर प्यार है तो उसे रोकने के लिए कहो। मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो बोली प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ, परवाह मत करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं सुनता। मुझे नहीं पता आज उसके साथ क्या गलत है। मिस्टर लुइजमा ने बताया कि मिस्टर वैन पैटन ने उन्हें मेलोडी हॉफमैन के साथ घूमने के लिए कहा और वे लिली लेक पहुंचे। जब हम तालाब पर पहुंचे तो उसने मुझसे कहा कि कार बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, और फिर उसने चाबी ले ली और अपनी जेब में रख ली, और फिर उसने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर खींच लिया, और एक बार फिर वो गिर गई। फिर वो उस पिकनिक एरिया की तरफ चलने लगा। तो जब वो वहाँ पहुँचा उसने एक रस्सी निकाली और बोला अपने दस्ताने पहन लो, और फिर उसने उस पर बंदूक तान दी, और फिर वो बोली कृपया मुझे मत गोली मारो। और फिर मैंने कहा भाई कृपया उसे मत गोली मारो, भाई कृपया उसे मत गोली मारो, बस हमें उसे यहाँ छोड़ने दो और चलो यहाँ से चलते हैं कृपया। उसने मना कर दिया। जैसे ही आप उस तालाब के पास पहुंचते हैं जो एमेथिस्ट के पास है, जिसने अपनी शर्ट फाड़ी थी, उसने उसकी शर्ट फाड़ी और मुझसे उसकी शर्ट फाड़ कर उतारने और उसकी पैंट नीचे खींचने को कहा। और आपने ऐसा किया? हाँ ठीक है। उसने बंदूक ऐसे लोड की जैसे वो चैम्बर के सामने रख रहा हो और मजाक नहीं कर रहा था। तो मैंने उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके गले में एक हार था, मुझे पता है वो कौन सा हार था। ऐसा करते ही वो चिल्लाई वो मेरी बहन का है, और उसे धक्का देकर गिरा दिया, और तभी मैं वापस कार की तरफ भागा। ये मेलोडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हार है। इसमें उसकी बहन एली की राख है जो मृत पैदा हुई थी। जब उसने उसे धक्का दिया तो वो गिर गई। वो उठी और लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश करने लगी, और फिर वो उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। जहाँ मैं खड़ा था वहां से सुन सकता था क्या हो रहा है, पर देख नहीं सकता था। मुझे बस किसी के गला घोटने जैसी आवाजें सुनाई दी, लेकिन मैं देख नहीं सका क्योंकि जब वो उसके पीछे गया तो उसके बाद मैं बस गला घोटने की आवाज ही सुन पा रहा था। मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मैं वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। मैं कार के पास खड़ा था और सोच रहा था काश ये सब रुक जाए। चूंकि उसे चोटों की पूरी जानकारी थी, लेकिन उसे मेलोडी के गला घोटने की बात नहीं बताई गई थी। इससे जांचकर्ताओं को लगता है कि वो मेलोडी की हत्या के समय मौजूद था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने उससे ये सवाल किया कि क्या मेलोडी की किसी भी चीज जिसमें उसके कपड़े भी शामिल है पर उसका डीएनए हो सकता है। जब वो वापस आया तो उसने मुझे चाकू थमाया और उस पर खून लगा हुआ था। वो बोला लो इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। मैं बोला भाई वो कहाँ है? वो बोला उधर देखो। मैंने कहा क्या तुमने किया? वो बोला हाँ। वो बोला अगर तुम नहीं करते तो मैं करता। उसने सब कुछ दिया, मैंने लगभग सब छू लिया। फिर जो भी छुआ उसने कहा उसे बैग में डाल दो। यही वो समय था जब मिस्टर लुइजमा ने उनसे कबूल किया और इस इंटरव्यू के दौरान एक अहम बात मानी कि उन्होंने उद्धरण सब कुछ छू लिया था। तो मिस्टर लुइजमा ने जांचकर्ताओं को डीएनए जांच शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि उन्होंने मिस हॉफमैन की हत्या से जुड़े लगभग सारे सबूतों को छू लिया था। क्या कभी आपके मन में बस भाग जाने का ख्याल आया? आया था, लेकिन मैं सच में उसे वहां छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन आपने उसे वहां छोड़ ही दिया। उसके पास बंदूक थी, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। कुछ देर के लिए तुम्हारे पास चाकू था। मेरा मतलब है मैं यही सोच रहा हूँ, डिकोटा ड्राइवर की सीट पर है, आखिरकार वो किसी स्टॉप साइन पर रुकेगा और वो उस तरफ देख रहा है और तुम उसके पीछे चाकू लेकर खड़े हो। जाम जा रहे थे, वहाँ स्टॉप साइन नहीं था। मुझे रास्ता पता है, उन गलियों में स्टॉप साइन है। तुम्हारी कहानी के मुताबिक लगभग 50 बार तुम इसे रोक सकते थे। उसकी दलील तर्कसंगत नहीं थी कि वो डिकोटा को कुछ भी करने से क्यों नहीं रोक रहा था। तुम पैसे लेने के लिए मेलोडी की माँ के घर के पास से गुजरना चाहते थे और फिर खैर मेरा ख्याल है मुझे उसे बुरी तरह पीटना पड़ेगा, उसे डक्ट टेप से बांधना पड़ेगा, एक और आदमी को बंदूक की नोक पर रखना पड़ेगा और उससे मदद लेनी पड़ेगी ताकि हम उसे 30 मील दूर एक तालाब में ले जाकर उसका गला घोंट सकें। और फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैकिनले ही वो हो जो सारे खूनी सबूतों को संभाले। असल में तुम मुझे यही बता रहे हो। स्पेशल एजेंट केली ने इसका जोरदार विरोध किया। उनका मुख्य तर्क मिस्टर लुइजमा के साथ ये था कि ये बहुत ही असंभव है कि मिस्टर वैन पैटन उन्हें इतने लंबे समय तक, कई घंटों तक ये सब करने के लिए मजबूर कर सकते थे।
और मिस्टर लुइजमा के पास कई मौके थे कि वे मिस्टर वैन पैटन के व्यवहार को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता था डिक्की में कुछ है। उसने कहा था सड़क किनारे रुककर सब बाहर फेंक देगा। आपने 3 घंटे बताया था कि घर पहुंचने पर आप ट्रक में थे। हाँ, मैं अपने ट्रक में था। नहीं, मैं अपने ट्रक में नहीं था। आपने मुझसे कहा था कि आप ट्रक में थे। हाँ, लेकिन मैं अपने ट्रक में नहीं था। वो इस बात पर यकीन नहीं करता कि इस वक्त वो सिर्फ एक बेकसूर तमाशबीन था। जब आप दूसरी कहानी बता रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ये बाकी जानकारी से मेल नहीं खाती। ये मेरा पहला केस नहीं है। जब आप और मैं यहाँ बात कर रहे थे, मैं चुप था। बाहर 12 लोग और हैं जो मामले की कड़ियां जोड़ रहे हैं। ये केस करीब 36 घंटे पुराना है, ठीक है? और उस ट्रंक में जो भी हमें मिला है उस पर पूरी तरह से डीएनए जांच की जाएगी। और अगर डिकोटा इसमें शामिल था तो हमें पता चल जाएगा, और अगर वो इसमें शामिल नहीं था तो ये भी हमें पता चल जाएगा। वो बंदूक याद है जिससे मैकिनले ने कहा था कि डिकोटा ने धमकी दी? जांचकर्ताओं को बंदूक मिलती है। भले ही मैकिनले दावा कर रहा था कि डकोटा के पास बंदूक थी, जांचकर्ताओं ने यह निर्धारित किया कि डकोटा के पास असल में एक बीबी गन थी जो लुइसमा के घर पर नाकिया के साथ हमिंगबर्ड लेन पर बरामद हुई थी। डकोटा उसी बंदूक के साथ मैकिनले की कार की आगे वाली सीट पर सेल्फी ले रहा था, इसलिए मैकिनले को शुरू से पता था कि बंदूक असली नहीं है। काउंटी अटॉर्नी से बात करो। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका तुमने जिक्र किया था। ब्रायन अभी भी यहीं है, लेकिन आज रात तुम्हारे ऊपर फर्स्ट डिग्री किडनैपिंग का आरोप लगेगा। क्या मैं व्हाइट बोर्ड देख सकता हूं? हाथ पीछे ले जाओ। धन्यवाद। मैकिनले को मेलोडी हॉफमैन के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उस पर केस दर्ज है। जांचकर्ता केस मजबूत कर रहे हैं। अब वे अपना ध्यान डिकोटा वैन पैटन की ओर लगाते हैं। जांचकर्ता डिकोटा को ढूंढ कर लाए और हम उसे पूछताछ के लिए मेरियन पुलिस विभाग ले गए। अरे मुझे तो बस बताया गया कि ये एक हत्या है। मैं सोच रहा था ये क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि असल में यही मामला है। अब इस पर ध्यान देंगे। चीजों पे अभी मुझे तुम्हें मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाने हैं, बाकी बाद में देखते हैं। माफ करना, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं हत्या करने में सक्षम हूँ? मुझे लगता है तुम दिमाग से बाहर हो। ठीक है भाई, ये हत्या जांच का संदर्भ है। क्या मैं जान सकता हूँ मेरा नाम फिस्टेलियन? मैं बताऊंगा, मैं भी बताता हूँ। ठीक है, मैकिनली लुइस लुइसमा से आपका क्या रिश्ता है? हम कुछ हद तक दोस्त हैं। कुछ महीने पहले मिले थे। क्या उन्होंने मेरा नाम लिया या कुछ कहा? हाँ, आपका नाम उनसे जुड़ा है। बस इतना ही उन्होंने कहा। मामले के तथ्य साफ तौर पर दिखाते हैं कि केन और आप इसमें शामिल हो ही नहीं सकते। ठीक है, और मेलोडी है मेलोडी। क्या आप उस नाम को जानते हैं? मुझे नहीं पता। मैं उसके साथ स्कूल जाता था। वो तो उसकी उम्र भी कितनी थी? वो तो सिर्फ 15 साल की थी। नहीं, वो बिल्कुल वही मेलोडी नहीं है। मिस्टर वैन पैटन ने मेलोडी हॉफमैन की गुमशुदगी, अपहरण और हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से सख्ती से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह अपराधी नहीं है। आप केम को अमेली से बात करते नहीं जानते? नहीं। मुझे तो समझ भी नहीं आया। माफ कीजिए, पर मुझे नहीं लगता केन हत्या कर सकता है। वो सच में अच्छा और नामदिल इंसान है। उसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ भी बच्चा होने वाला है। मिस्टर वैन पैटन ने कहा कि उन्हें लगता है मिस्टर लुइसमा शांत इंसान हैं, हिंसक नहीं, जबकि सच ये था कि दोनों पर लगभग 1 महीने में हिंसक कृत्य का आरोप लगा था। तो जैसा सामने आया, दोनों मैकिनले लुइसमा और डिकोटा वैन पैटन पर हाल ही में आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। जनवरी 2024 में मैकिनले को डिकोटा वैन पैटन को जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने एक व्यक्ति की पिटाई की और उसके चेहरे पर चोटें आईं। आपने कहा था कि आप मेलोडी को नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं सुना। फिर उसका फ़ोन आपके फ़ोन से हॉटस्पॉट से कैसे जुड़ सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आप मुझे कोई संभावित वजह बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि मुझे पासवर्ड पता है? कई लोगों को मेरे हॉटस्पॉट का पासवर्ड पता है। क्या आपको अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड पता है? मुझे लगता है पता है। उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का फोन पहले इससे कनेक्ट हो चुका है। मैं तो पासवर्ड ऐसे ही दे देता हूँ जैसे लो ले लो। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो फोन अभी तक आपके पास था और काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था। वो मेलोडी के शरीर के पास ही कैसे पहुंच गया?
मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो है कौन। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मेलोडी वही लड़की है जिसकी मौत हुई थी। ठीक है, मुझे तो किसी के मरने के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने कभी किसी मौत या ऐसी किसी बात के बारे में कुछ नहीं सुना। हर बार जब भी हम उसका नाम लेते थे वो गुस्सा हो जाता था और जितना हो सके खुद को दूर कर लेता था। मुझे सच बताओ कि क्या हुआ था। ये गंभीर है, तुम जानते हो वो सच नहीं है। वो सच नहीं है तो तुम मुझे झूठा कह रहे हो। मैं तुम्हें झूठा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये साफ साफ कहना होगा। दबाव में मुझे कुछ याद नहीं रहता तो मुझे झूठा कहोगे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे पता है हमारे पास क्या तथ्य है और मुझे पता है इसमें और भी कुछ है। मैंने तथ्य सुने हैं और तुमने सब नहीं बताए। मैं तुम्हें मामले की और कोई जानकारी नहीं देने वाला भाई। और फिर मुझे सच में नहीं पता कि तुम ये सब कहाँ से ला रहे हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं तथ्य के लिए प्रतिबद्ध हूँ तो तुम खुद हत्या कर सकते हो। नहीं। उसने कहा कि मैकिनली ने उसे उठाया था, लेकिन वो अपनी प्रेमिका ताया मेयर के घर गया और रात वहीं बिताई। पर मेलोडी की हत्या से उसका कोई संबंध नहीं था। डकोटा की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत न होने पर उसे उस रात छोड़ दिया गया। जांचकर्ता सबूत जुटा रहे हैं जिसमें मैकिनली के फोन का डेटा भी शामिल है और उन्हें कुछ चिंता की बात मिलती है। इस मामले में मिस्टर लुइजमा का सेलफोन सबूतों का खजाना था। इस मामले में सबसे अहम सबूत वो फोटो थी जिसमें मेलोडी हॉफमैन डक टेप से बंधी, खून से लथपथ और रोती दिख रही हैं। वो तस्वीर असल में एक डिलीटेड लोकेशन में थी और लगभग एक अटैच की गई फाइल की तरह थी। आईफोन खोल के जब आप तस्वीर भेजना चाहते हैं तो वो सुझाव देता है कि किसे भेजें, चाहे वो मैसेज, स्नैपचैट, फेसबुक या कुछ और हो। वो तस्वीर एक अस्थाई फाइल में सेव हो जाती है और फिर कुछ समय के लिए वहीं रखी जाती है। क्योंकि उसने भेजा नहीं, वो वहीं रही और वह उसे वैसे ही ढूंढ पाया। मुझे पता था कि मुझे वापस संदेश मेलोडी नहीं भेज रही थी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से बाद में ही समझ पाई। लेकिन मुझे स्नैपचैट से आने वाले किसी भी संदेश के बारे में अजीब सा महसूस हो रहा था। वे संदेश अलग तरीके से लिखे गए थे, जैसा मेलोडी आमतौर पर नहीं बोलती थी। संदेश था, मैं सड़क के नीचे हूँ, जल्दी घर आ रही हूँ। और जब लुइस के फ़ोन को देखा गया और उसकी फोरेंसिक जांच की गई, साथ ही उसने जैसे मैसेज भेजे थे वो भी उसी तरह थे। मेलोडी एम इस्तेमाल नहीं करती थी, पर मैकिनली करती थी। इससे जांचकर्ताओं को लगा कि मेलोडी के पास अब उसका फ़ोन नहीं था। शायद मैकिनली ही उसका फ़ोन इस्तेमाल कर मेगन से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं बस सड़क के नीचे हूँ। मेगन द्वारा जांचकर्ताओं को दी गई मेलोडी के फोन से मिली लाइव 360 और फोन डेटा इस जांच के लिए बेहद अहम साबित होते हैं। एक सटीक टाइमलाइन तय करना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर कंपनियां या व्यवसाय अपने वीडियो सिर्फ कुछ समय के लिए ही रखते हैं, जो कुछ दिनों से लेकर 1 महीने तक हो सकता है। हम उस टाइमलाइन को स्थापित करना चाहते थे ताकि हम उन जगहों पर जाकर केस से जुड़ा कोई भी वीडियो हासिल कर सकें। जांचकर्ता 17 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक की घटनाओं को फिर से जोड़ने की कोशिश करने लगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि मेलोडी हॉफमैन कहां थीं और उनके साथ कौन था, खासकर उस समय तक जब उनकी हत्या हुई थी। लाइव 360 और फोन डेटा के साथ साथ ट्रैफिक कैमरा फुटेज के संयोजन का उपयोग करके जांचकर्ता ये पता लगाने में सक्षम हुए कि मेलोडी उस रात कहां थी जब उनकी हत्या हुई थी। जब उन्होंने मिस्टर लुइसमा और मिस्टर वैन पैटन के फोन की जांच शुरू की और उसकी तुलना मिस हॉफमैन के फोन से की, जिसमें सभी संबंधित लोकेशन जानकारी थी, तो वे जल्दी ही ये पता लगाने में सक्षम हो गए कि मिस्टर लुइसमा, मिस्टर वैन पैटन और मिस हॉफमैन लगभग रात 11:24 बजे से एक साथ थे। 17 फरवरी की रात से लेकर मेलोडी हॉफमैन की हत्या होने तक वे साथ थे। जो निगरानी फुटेज उन्होंने जुटाई वो जांचकर्ताओं को नया सुराग देती है। हम इन लोगों को वॉलमार्ट के अंदर कैद करने में सक्षम थे। वे अंदर घुसे, बाहर के इलाके में गए, जहां उन्होंने 2 मछेते और औजार ट्रेल दस्तानों के 2 सेट खरीदे। संयोग से मछेते के पैकेज मिस्टर लुइसमा की कार की डिक्की में मिले, साथ ही खरीद की रसीद और औजार ट्रेल दस्ताने भी मिले। हम इन तीनों व्यक्तियों को चलते हुए, कभी कभी मुस्कुराते हुए दिखाने में सक्षम थे, जो उन सामानों को इकट्ठा कर रहे थे जिन्हें हमारे मुताबिक मेलोडी हॉफमैन का अपहरण और हत्या करने की तैयारी के लिए लिया जा रहा था।
लायन काउंटी द्वारा वॉलमार्ट का वीडियो प्राप्त करने के बाद एक डिप्टी ने डिकोटा और लोगन किम्पटन की पहचान कर ली, जो वीडियो में मैकिनली के साथ थे। जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि लोगन किम्पटन वही व्यक्ति है जिसने मैकिनली और डिकोटा की एक दूसरे से मुलाकात कराई थी। लोगन किम्पटन उस महिला का कजन था जिससे मिस्टर लुइसमा कभी-कभी डेट कर रहे थे। डकोटा वैन पैटन लोगन किम्पटन का दोस्त था, इसी वजह से दोनों मिले थे। मेलेडी की एप्पल वॉच का डेटा भी जांचकर्ताओं को एक और सुराग देता है। तेज आवाज का अलर्ट आया था। मुझे लगता है कि ये 120 डेसिबल था। फोन या उसकी घड़ी ने इसे रिकॉर्ड किया था। कोई तेज आवाज हुई थी, चाहे वो चीखना हो या कोई और तेज आवाज। उसकी एप्पल डिवाइसेस ने उसी समय रिकॉर्ड किया जब उसकी हार्ट रेट अचानक बढ़ गई थी। डेटा से जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि मेलोडी हॉफमैन के साथ कोई घटना हुई थी, जिससे या तो उसका दिल रुक गया या उसकी एप्पल वॉच हटा दी गई थी। दूसरे फॉरेंसिक डेटा जोड़ने पर उन्होंने तय किया कि मेलोडी हॉफमैन के साथ घटना लिली लेक पर नहीं बल्कि मॉर्गन क्रीक पार्क में हुई थी। जासूसों ने फिर डिकोटा वैन पैटन के एलिबी पर ध्यान दिया, जिसमें उसने बताया कि हत्या की रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर था। उसका ये कबूल करना कि वो ताया मायर्स के घर गया अहम था, क्योंकि ताया ने भी पुष्टि की कि वो हत्या के बाद उसके घर आया था। डकोटा ने ताया को ये भी कबूल किया कि उसने मैकिनली के साथ मिलकर मेलोडी की हत्या की। अब जांचकर्ता इकट्ठा की गई जानकारियों को मैकिनली लुइसमा की कार में मिले सामानों पर पाए डीएनए सबूतों से जोड़ सकते हैं जब वे प्रोसेसिंग के बाद लौटेंगे। वह कई दस्ताने मिले थे और ये वही दस्ताने थे जिन्हें मिस्टर वैन पैटन, मिस्टर कैम्पटन और मिस्टर लुइसमा को वॉलमार्ट में खरीदते हुए देखा गया था। इन दस्तानों में से एक पर हमारे फॉरेंसिक जांचकर्ताओं को दस्ताने के बाहर मेलोडी हॉफमैन का खून मिला। उस दस्ताने के अंदर से डीएनए के लिए स्वैब लिया गया था और उस स्वैब से यह पुष्टि हुई कि डिकोटा वैन पैटन का डीएनए उस दस्ताने के अंदर था जिसके बाहर मेलोडी हॉफमैन का खून था। हमें मिस्टर लुइसमा की होंडा एकॉर्ड की कंसोल में आंशिक रूप से इस्तेमाल किया गया डक्ट टेप का रोल भी मिला। डकोटा वैन पैटन का डीएनए उसी डक्ट टेप रोल में मिला जिसमें मेलोडी हॉफमैन का खून था। ये दो महत्वपूर्ण भौतिक सबूत थे जिनका इस्तेमाल डकोटा वैन पैटन की इस मामले में सीधी संलिप्तता साबित करने के लिए किया गया। महत्वपूर्ण सबूतों में वो चाकू शामिल है जो मैकिनली लुइसमा की कार में मिला था और जिस पर मेलोडी हॉफमैन का खून था। जिस पैराकॉर्ड से गला घोटा गया उस पर मेलोडी हॉफमैन और दो अन्य लोगों का डीएनए था। और जब मेलोडी हॉफमैन की हत्या हुई थी तो उसके साथ केवल दो लोग थे, डकोटा वैन पैटन और मैकिनली लुइसमा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास पहले से ही एक काफी मजबूत मामला है, लेकिन अब रुकना क्यों? वे उस निवास के लिए तलाशी वारंट प्राप्त करते हैं जहां डिकोटा वैन पैटन रह रहा था और उन्हें और भी ज्यादा सबूत मिलते हैं। अधिकारियों को मेलोडी का चश्मा उसी बेडरूम में मिला जहां डिकोटा था। इसके अलावा निवास में एक मछेटी भी मिली जो ओजार्क ट्रेल स्टाइल मछेटी से मेल खाती थी। साथ ही उन्होंने बेसमेंट में वही रस्सी पाई जो मैकिनले की डिक्की में मिली रस्सी से मेल खाती थी। हमने ये जोड़ा कि संभवतः वही रस्सी थी जिसका इस्तेमाल मेलोडी का गला घोटने वाले लिगेचर को काटने के लिए किया गया था। और आखिरकार जांचकर्ता फोन डेटा की तुलना करते हैं और वे बिना किसी शक के डिकोटा को मेलोडी के साथ उसकी हत्या की रात मौजूद साबित कर देते हैं। उसने बार बार इनकार किया कि वो मेलोडी के साथ था, लेकिन उसका फ़ोन मेलोडी के फ़ोन से जुड़ा था। ये हमारे सबसे बड़े झूठों में से एक था। डकोटा को 21 तारीख को प्रथम श्रेणी हत्या, अपहरण और जबरन अपराध की साजिश में गिरफ्तार किया गया। हमने लोगन किम्पटन पर जबरन अपराध करने की साजिश के आरोप में वारंट जारी किया। हमने यूएस मार्शल्स के साथ मिलकर लोगन को ढूंढा और कुछ दिनों बाद उसकी गिरफ्तारी की। सारे उपलब्ध सबूतों का इस्तेमाल करते हुए जांचकर्ताओं ने यह सिद्धांत तैयार किया कि मेलोडी के साथ उसकी हत्या वाली रात क्या हुआ था। मिस्टर लुइसमा मेलोडी हॉफमैन से बात कर रहे थे और रात में मिलने का प्लान बना रहे थे। मिस्टर लुइसा ने डकोटा वैन पैटन और अपने दूसरे दोस्त लोगन किम्पटन को भी साथ लिया और फिर तीनों वॉलमार्ट गए जहां उन्हें वीडियो निगरानी में कैद किया गया।
जब वे मछेते और दस्ताने खरीद रहे थे। वे वॉलमार्ट से निकले। सबूतों से पता चला कि मिस्टर किम्पटन को उनके घर छोड़ा गया, जबकि मिस्टर वैन पैटन और मिस्टर लुइसा साथ रहे। मेलोडी को लगभग 11:25 बजे रात को उठाया गया था, मैकिनली, लुइसमा और डकोटा वैन पैटन द्वारा। लगभग आधी रात मेलोडी का बुरा सपना शुरू हुआ, जिसमें उसे बांधा, पीटा और कार की डिक्की में डाला गया। उस समय मेलोडी के फ़ोन पर लाइफ 360 बंद कर दिया गया। फिर वे लोग लिली पॉन्ड की ओर ड्राइव करते हैं, जिसे मैकिनले अच्छी तरह जानते हैं, और वहाँ मेलोडी का गला घोंटा जाता है, उसे चाकू मारा जाता है, काटा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। मेलोडी की हत्या के बाद डकोटा और मैकिनले सीडर रैपिड्स लौटते हैं। वे एक स्थानीय क्विक स्टार पर रुकते हैं, वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं और फिर फ्रंट डेस्क पर आकर सिगार खरीदते हैं, जो कि उनके किए गए काम का जश्न मनाने जैसा लगता है। जांचकर्ताओं के अनुसार मैकिनले ने मेलोडी की हत्या शायद इसलिए की क्योंकि निकिया ने, जो गर्भवती थी, उसे अल्टीमेटम दिया था कि वो मेलोडी या निकिया में से किसी एक को चुने। गिरफ्तारी के बाद मैकिनले और डकोटा ने अलग अलग वकील लिए और अलग मुकदमे लड़े। पहले मैकिनले लुइसमा की बारी है, जिन पर मेलोडी हॉफमैन के अपहरण, हत्या की साजिश और प्रथम श्रेणी हत्या का मुकदमा है। पाश्विक, अमानवीय और तर्क से परे। इस मामले में सबूत दिखाएंगे कि आरोपी के कृत्य उनके साथी अपराधी डकोटा वैन पैटन के साथ 17 फरवरी से 18 फरवरी 2024 के बीच पाश्विक थे। इस मामले में सबूत दिखाएंगे कि उन्होंने मेलोडी हॉफमैन का अपहरण किया, हत्या की और उनके शव को शत-विक्षत किया। एक ऐसा तरीका जिसे अमानवीय ही कहा जा सकता है। लेकिन मैकिनले के बचाव पक्ष के वकील मेलोडी की हत्या का सारा दोष डकोटा वैन पैटन पर डालते हैं। राज्य ने बार बार कहा है कि कोई योजना नहीं थी देवियों और सज्जनों, कोई शिकायत नहीं थी। वे मिलकर काम नहीं कर रहे थे। प्रतिवादी की कोई मानसिक जांच नहीं हुई, क्योंकि जब वह वहां था उसने उसका गला नहीं दबाया, उसने उसका दुर्व्यवहार नहीं किया, उसने उसे नहीं मारा। लेकिन अभियोजन का कहना है कि मैकिनले के पास मेलोडी को मारने का मकसद था। हम दिखाएंगे कि इसके कई संभावित कारण थे। ब्रेकअप के बाद की दुश्मनी, मेलोडी से छुटकारा पाना, ताकि वो निकिया के साथ रह सके और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन सबूत एक और मकसद भी दिखाएंगे कि मेलोडी हॉफमैन या तो अपनी मौत के समय गर्भवती थीं या हाल ही में गर्भवती थीं। 7 दिनों की गवाही और सबूतों के बाद मुकदमा समापन बहस में चला जाता है। इस मामले में सबूतों से यह साबित हुआ है कि आरोपी इस साजिश का सरगना था। वो मेलोडी हॉफमैन पर की गई क्रूरता का मुख्य भड़काने वाला था। वो अपहरण का मुख्य सूत्रधार था और इस मामले में एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास मेलोडी हॉफमैन के साथ ऐसा करने का असली मकसद और जुनून था। उसे अपनी मदद के लिए डकोटा वैन पैटन की जरूरत पड़ी हो सकती है, और डकोटा वैन पैटन, देवियों और सज्जनों, इस मामले में जो भूमिका उसने निभाई उसके लिए भी दोषी है। लेकिन इनमें से कुछ भी प्रतिवादी के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं। इस मामले में सबूतों ने दिखाया है कि प्रतिवादी और डकोटा वैन पैटन ने मिलकर काम किया। जब से वे वॉलमार्ट में माचेते और दस्ताने खरीदने गए, तब से लेकर जब वे क्विक स्टार में गए और कुछ साल्वाटोर सिगार खरीदे। आइए डकोटा वैन पैटन की बात करें। उन्हें अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। उसने इसे खुलेआम दिखाया। अपराध के कुछ घंटों बाद ही उसने किसी और को अपना जुर्म कबूल लिया। डकोटा वैन पैटन का डीएनए ग्लव टू मेलोडी हॉफमैन के चश्मे और डक टेप के रोल पर मिला है। आप इस मामले में तथ्य तय करते हैं, किस पर पूरी तरह आश्वस्त हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप तीनों मामलों में निर्दोष का फैसला सुनाएंगे। धन्यवाद। जूरी विचार विमर्श के बाद सिर्फ 2 घंटे में फैसला लेकर लौटती है। मामला स्टेट ऑफ आयोवा बनाम मैकिनले लुइसमा। पहला आरोप, हम जूरी आरोपी को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाते हैं।
दूसरा आरोप, हम जूरी आरोपी को प्रथम श्रेणी के अपहरण का दोषी पाते हैं। तीसरा आरोप, हम जूरी आरोपी को जबरन अपराध करने की साजिश का दोषी पाते हैं। 4 फोरपर्सन द्वारा हस्ताक्षरित। सभी आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद मैकिनली लुइज़मा मेलोडी हॉफमैन की हत्या की सजा सुनवाई के लिए जाता है और यही वो जगह है जहां मेगन, मेलोडी की मां, आखिरकार मैकिनली से सीधे बात कर सकती है। तुमने गलत माँ से पंगा लिया है। तुमने गलत परिवार से पंगा लिया है। माफ करो, तुम्हें कभी परिवार का हिस्सा महसूस नहीं हुआ। अब मुझे पता है कि तुम कभी भी प्यार करने वाले सहायक परिवार में फिट नहीं हो सकती थी। मेलोडी बस तुम्हारी देखभाल करना और तुम्हारा साथ देना चाहती थी। उसने मुझसे गुजारिश की थी कि मैं तुम्हें हमारे साथ रहने दूं, ताकि तुम्हें सर्दियों में अपनी कार में नहीं सोना पड़े। हर बार जब तुम खाना खाते हो, हर बार जब तुम उस बिस्तर पर लेटते हो जो तुम्हारे लिए दिया गया है, मेलोडी अब भी तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करा रही है। अब जिन सलाखों के पीछे तुम रह रहे हो, मेलोडी तुम्हारे बाकी जीवन के लिए वही सलाखें भी मुहैया कराएगी। जज अपना फैसला सुनाने से पहले उनके पास मैकिनली के लिए भी कुछ शब्द है। साहब, आपके अपराध मेलोडी हॉफमैन के परिवार के लिए तो विनाशकारी हैं ही, लेकिन उन्होंने पूरे समुदाय की सुरक्षा और सुरक्षा की भावना को भी कमजोर कर दिया है। इन अपराधों के लिए बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा उपयुक्त है और यह समुदाय की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। 17 सितंबर 2025 को डिकोटा वैन पैटन का मुकदमा शुरू होता है। जूरी के सदस्यों, पूर्व नियोजन, क्रियान्वयन और जश्न। डकोटा वैन पैटन और मैकिनली लुइज़मा, दोनों दोस्त साथी, आतंक के साझेदार, ने मिलकर मेलोडी हॉफमैन के अपहरण और हत्या की पूर्व नियोजित साजिश रची और उसे अंजाम दिया। मौजूदगी का मतलब भागीदारी नहीं होता। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उन लोगों के रिश्तों पर ध्यान दें जिनका वे जिक्र करते हैं। मैकिनली और मेलोडी के बीच के रिश्ते पर ध्यान दें। वे कभी साथ कभी अलग होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। पर उस रात उनके रिश्ते में सच में क्या हो रहा था? क्या मैकिनली उस दिन प्रेम त्रिकोण में है? क्या उसके मामले में कोई गंभीर जलन की समस्या है? क्या इसमें कोई प्रेगनेंसी भी शामिल है? क्या मैकिनली का मेलोडी को चोट पहुंचाने का कोई मकसद है? क्या डकोटा के पास भी है? सबूत दिखाएंगे कि डकोटा मैकिनली के साथ थी। सबूत ये भी दिखाएंगे कि डकोटा मेलोडी के साथ थी। क्या सिर्फ उसकी मौजूदगी राज्य पर लगे इस बोझ को पूरा करने के लिए काफी है, जिसमें संदेह से परे साबित करना होता है? अब बचाव पक्ष का तर्क है कि मैकिनली लुइज़मा ही हिंसक था और डकोटा मैकिनली से डरती थी। मिस्टर वैन पैटन का यह स्वीकार करना कि मिस्टर लुइज़मा एक शांत इंसान थे या वो हिंसक व्यक्ति नहीं थे, उनके इंटरव्यू के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति थी, क्योंकि बाद में वो ट्रायल में यह तर्क देने वाले थे कि मिस्टर लुइज़मा ही हिंसक थे। मिस्टर लुइज़मा ने ही ये कृत्य किया था और वो मिस्टर लुइज़मा से डरते थे, इसी वजह से उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया या चीजों को होने से नहीं रोका। मुकदमे में अभियोजन पक्ष वैन पैटन की मेलोडी हॉफमैन की हत्या में संलिप्तता के सबूत पेश करता है, जिसमें कुछ बहुत परेशान करने वाली बातें भी शामिल हैं। घटनाएं दिखाएंगी कि जांचकर्ता 21 फरवरी को मिस्टर वैन पैटन के घर सर्च वारंट के साथ वापस आए थे। उन्हें मेलोडी हॉफमैन का चश्मा मिला। आगे की जांच में पता चला कि मिस्टर वैन पैटन ने सिर्फ चश्मा नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने उसे पहनकर अपनी तस्वीरें भी खींची थीं। उन्होंने मेलोडी हॉफमैन का चश्मा पहनकर लगभग 200 सेल्फी ली थी। कुछ फोटो तो उन्होंने लोगों को स्नैपचैट पर भेज भी दी थीं। गवाही और समापन तर्कों के एक हफ्ते बाद जूरी विचार विमर्श के लिए वापस जाती है और वे सभी आरोपों में दोषी करार देने का फैसला लेकर लौटती है। 14 नवंबर 2025 को डिकोटा वैन पैटन को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। मैं 25 साल से अभियोजक हूं और कई हत्या मामलों की पैरवी की है। हर हत्या के बाद जब जूरी दोषी ठहराती है तो मैं हमेशा खुद के लिए एक पल लेता हूं और तभी इंसानी जीवन की क्षति की सच्चाई सामने आती है। एड्रेनलिन दौड़ता है, आपने दोष सिद्धि दिलाई, न्याय मिला, लेकिन वो इंसान
वापस नहीं आता। मेरा मतलब है, ये परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। मुझे लगता है ये मेरे करियर भर मेरे साथ रहेगा कि इस परिवार ने क्या झेला होगा। हमने उसे न्याय दिलाया, पर मेलोडी हॉफमैन को जिंदा रहना चाहिए था। मेल की बहुत सारी यादें हैं। मेरा मतलब, हमने उसके साथ 20 साल बिताए। वो सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। मुझे एक बार याद है, हम मॉल में घूम रहे थे। क्रिसमस का समय था। वहाँ 2 महिलाएं थी। मेलोडी ने एक से कहा, मुझे आपकी स्वेटर पसंद है, और वो बहुत खुश हो गई। आप उनके चेहरे पर साफ देख सकते थे। वो महिला बहुत खुश हो गई कि किसी टीनेज लड़की ने उनकी स्वेटर पर टिप्पणी की, और वो भी अच्छे तरीके से। हम उनसे दूर गए। मैंने मेलोडी से पूछा, क्या तुम्हें उनकी स्वेटर सच में पसंद आई? मेलोडी ने कहा, मैं सिर्फ उनकी मुस्कान देखना चाहती थी। ऐसी तरह की बातचीत हर बार होती थी जब भी हम कहीं जाते थे। आखिरी समय तक वो लोगों की अच्छाई में विश्वास करती रहीं और बस मजे करना चाहती थीं। आखिरी वीडियो में वो पीछे की सीट पर नाच रही थीं। मुझे लगता है कि उसे देखना ही उनके बारे में मैंने जो जाना है उसके आधार पर इस बात की गवाही है कि वो कैसी थीं और उन्होंने कैसी जिंदगी जी, मुस्कुराते, नाचते, हंसते आखिरी तक। उनके साथ जो हुआ और उनके परिवार को जो खोने का दर्द महसूस होगा, वो दिल दहला देने वाला है। हमें मेलोडी हॉफमैन जैसे और लोग चाहिए, लेकिन उन्हें हमसे छीन लिया गया।